डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं और इससे जुड़े हुए विभिन्न विषय लेकर आते हैं ताकि आप जागरूक हो सके और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख सकें। और कहा भी जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये तभी संभव है जब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहेंगे। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तरह से। जी, वैसे तो शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण होता है और उसी तरीके से दांत भी एक ऐसा ही हमारे शरीर का भाग है जिसको लेकर आपको उतनी ही सजगता दिखाने की आवश्यकता है। अक्सर हम दांतों को लेकर इतने सजग नहीं रहते हैं और कई बार हालात वहाँ तक पहुँच जाते हैं जब आपको डेंचर का सहारा लेना पड़ता है, आपको इम्प्लांट कराने पड़ते हैं, ब्रिजेस लगाने पड़ते हैं। तो उसी पर आज हम बात करेंगे। हालांकि अगर एक दांत भी उखड़ जाए, निकल जाए, टूट जाए तो आपको पता है कि आपके चेहरे की जो रौनक है वो भी प्रभावित होती है और आपका आत्मविश्वास भी इससे कहीं ना कहीं कम होने लगता है। इसीलिए अपने दांतों का पूरा ख्याल रखें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको डेंचर लगवाने पड़ रहे हैं या फिर इम्प्लांट कराना पड़ रहा है, ब्रिज लगवाना पड़ रहा है, तो ये कैसे कराया जाए, इसको लेकर कौन सी परिस्थितियां बनती हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, कैसे आप चिकित्सीय सलाह लें, कहाँ आप जाएं और साथ ही साथ इस चीज़ का कैसे निर्णय लें कि आपके लिए क्या उचित है। कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं कि किसी भी उम्र में आपको इनका सहारा लेना पड़ता है। कई बार उम्र की वजह से ऐसा होता है। तो आज के विषय में इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे इम्प्लांट्स कराए जाएं या फिर डेंचर्स लगाए जाएं या ब्रिज लगाया जाए। इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे, संकेत बताएंगे, सावधानी बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आप अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें ताकि यहाँ तक ना पहुँचे। तो आइए नज़र डालते हैं विषय पर। तो आज हम बात करें डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है ये भी आप जानेंगे आज के विषय को जब और विस्तार से हम आपको समझाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमेशा की तरह टोल फ्री नंबर आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेगा, 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही हमारे दर्शक हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल बताते हैं, तो ईमेल आप नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो चाहे आपका कॉल हो या फिर आपका ईमेल हो, सभी सवाल लाइव इस कार्यक्रम के दौरान शामिल किए जाएंगे और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम उनका समाधान लेंगे और आपकी जो आशंकाएं हैं उनको दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज मल्होत्रा जी हमारे साथ है, कंसल्टेंट दंत रोग विभाग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर राहुल मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर पंकज मधुकर जी हैं, वरिष्ठ कंसल्टेंट दंत रोग साकेत, नई दिल्ली से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर पंकज, और दोनों से ही हम आज के विषय को विस्तार से समझेंगे। अगर आपकी कोई आशंकाएं हैं, कोई सवाल हैं तो ज़रूर कॉल करें, हमें ईमेल करें। आपके सभी सवालों को दोनों मेहमानों के समक्ष रखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट जो कि खास तौर पर हमने आपके लिए तैयार की है। नमस्कार, मैं हूं भूमि। आज हम बात करेंगे दांतों के इलाज की एक आधुनिक और भरोसेमंद तकनीक की, डेंटल इम्प्लांट सर्जरी। जी भूमि, डेंटल इम्प्लांट सर्जरी में टूटे या उखड़ चुके दांतों की जगह कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में टाइटेनियम का एक स्क्रू सीधे जबड़े की हड्डी में लगाया जाता है जो कृत्रिम जड़ का काम करता है। बाद में इसी स्क्रू पर क्राउन लगाया जाता है जो दिखने और काम करने में बिल्कुल असली दांत जैसा होता है। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी काफी सफल मानी जाती है। करीब 95% मामलों में इम्प्लांट के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं आती। अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो एक बार लगाए गए इम्प्लांट जीवन भर चल सकते हैं। स्क्रू के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है और जबड़े की हड्डी के साथ आसानी से जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को ओसियोइंटीग्रेशन कहा जाता है।
डेंटल इम्प्लांट सर्जरी में डॉक्टर मसूड़ों को हल्का सा काट कर जबड़े की हड्डी में छेद करते हैं और उसमें टाइटेनियम पोस्ट लगाते हैं। इसी पोस्ट को इम्प्लांट कहा जाता है। इम्प्लांट को हड्डी से पूरी तरह जुड़ने में कई महीने लग सकते हैं, जिसके बाद यह मसूड़ों का स्थायी हिस्सा बन जाता है। डेंटल इम्प्लांट डेंचर और फिक्स्ड ब्रिज वर्क की तुलना में बेहतर विकल्प माना जाता है। इसमें आसपास के दांतों या जबड़े की हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि डेंटल इम्प्लांट तभी संभव है जब जबड़े में पर्याप्त हड्डी मौजूद हो या फिर बोन ग्राफ्टिंग की जा सके। इसके साथ ही मुंह के ऊतक स्वस्थ हों और ऐसी कोई बीमारी न हो जो हड्डियों के ठीक होने की प्रक्रिया में रुकावट बने। तो कुल मिलाकर डेंटल इम्प्लांट खोए हुए दांतों के लिए एक सुरक्षित, टिकाऊ और प्रभावी समाधान है। बस सही जांच और देखभाल जरूरी है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। स्वस्थ मुस्कान के साथ स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद। तो बिल्कुल स्वस्थ मुस्कान के साथ स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि ये मुस्कान सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को नहीं बढ़ाती बल्कि आपके सम्मान की, आपके आत्मविश्वास की भी निशानी है और इसे बरकरार रखें। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि आप अपने कॉल्स ज़रूर हम तक पहुंचाएं, आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचाएं, क्योंकि दोनों बहुत ही ख़ास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं अगले 1 घंटे तक। तो सबसे पहले डॉक्टर राहुल, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो हम डेंटल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, इसे आम लोगों की भाषा में कैसे समझा जाए? जैसा कि वीडियो में बताया गया कि एक आर्टिफिशियल टूथ होता है। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम दांत होता है। अगर नेचुरल टूथ निकल जाता है तो उसकी जगह पे इम्प्लांट अलॉय, बेसिकली टाइटेनियम अलॉय का इम्प्लांट होता है, जो हड्डी के अंदर फिक्स किया जाता है। ये दांत को रिप्लेस करता है, नेचुरल टूथ को। जी, तो यही एक डेंटल इम्प्लांट है। जी जी। डॉक्टर पंकज, अब हम ये समझना चाहेंगे कि ये कैसे निर्धारित होता है कि किसे डेंटल इम्प्लांट की आवश्यकता है। हालांकि अब मेडिकल साइंस इतने आगे बढ़ गया है कि अब जो डेंटल जो इम्प्लांट होते हैं वो सिर्फ समाधान नहीं बल्कि वो परमानेंट सोल्यूशन है। इस हद तक हम पहुंच चुके हैं, इस हद तक हम प्रगति कर चुके हैं। लेकिन किसे किस चीज़ की आवश्यकता है या फिर अब इम्प्लांट करने की ज़रूरत है ही, ये कैसे निर्धारित होता है? जिस किसी का भी दांत किसी भी कारण से निकालना पड़ जाए या गिर जाए, उसको दांत का रिप्लेसमेंट कराना है। चाहे वो एक दांत हो, चाहे वो 4 दांत हो, चाहे पूरा जबड़ा हो। अगर हमारे को फिक्स रिप्लेसमेंट करनी है तो डेंटल इम्प्लांट से बढ़िया कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट एक तरीके से आपकी जो दांत की जड़ खो गई है, जो हमने दांत निकाल दिया है, उसको रिप्लेस कर रहा है। जी। और ऊपर से फिर उसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं। तो जो डेंटल इम्प्लांट जो एक प्रोसीजर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो कुदरत का दिया हुआ दांत को रेप्लिकेट करता है, जिसमें आर्टिफिशियल दांत के साथ उसको जड़ भी मिल जाती है। जी जी। और बात रही डेंचर्स की, तो डेंचर्स अगर किसी के सारे दांत निकल गए या कुछ दांत निकल गए और वो डेंचर से रिप्लेसमेंट कराता है, तो डेंचर्स मसूड़े के ऊपर रखा जाता है, तो उसकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं होती। उसकी मैस्टिकेटरी एफिशिएंसी, जो हम चबाने की क्षमता बोलते हैं, वो उतनी अच्छी नहीं रहती कि उससे अच्छे से चबाया जाए जितने अच्छे से हम नेचुरल टीथ से चबाते हैं। लेकिन इम्प्लांट करने से, क्योंकि वो बोन में फिक्स हो गया, तो उसकी जो क्षमता है वो उतनी ही अच्छी होती है जितनी नेचुरल दांतों की होती है। जी जी। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। किसी का चाहे एक दांत निकला हो, 4 निकला हो, चाहे पूरा जबड़ा हो, तो इम्प्लांट से रिप्लेसमेंट करना एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जी। डॉक्टर राहुल, अगर समय पर इलाज नहीं करा गया, मान लीजिए किसी का एक दांत किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है, निकालना पड़ा, टूट गया है, तो अगर उसका सही समय पर इलाज ना कराया गया तो उससे किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं? और हमने ये भी देखा है कि दांत के डॉक्टर के पास तो मरीज़ तभी जाता है जब उसे बहुत दर्द सताता है, उससे पहले वो काम चलाते रहते हैं। मतलब वो लीस्ट, मुझे लगता है जिस पे कंसर्न होता है मरीजों का, लीस्ट कंसर्न होता है। डेंटल हेल्थ के बारे में अभी भी जागरूकता बहुत कम है, तो हम तो यही एडवाइस करते हैं कि एवरी 6 मंथ्स डेंटल चेकअप ज़रूरी है। हर 6 महीने में जाके, चाहे आपको कोई तकलीफ़ हो या ना हो, ज़रूर जाके अपने दंत चिकित्सक को दिखाएं। जी। और जहाँ तक कि डेंटल इम्प्लांट की बात है, या आप पूछ रहे थे कि दांत निकल जाए और किसी भी कारण से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई भी कारण हो, अगर दांत निकाला जाए, निकालना पड़े, तो उसकी रिप्लेसमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दांत नहीं लगाएंगे
तो चेहरे की बनावट और आसपास के दांतों की जो उस Setting पे है, जो बैलेंस पे असर पड़ता है। अगर एक दांत निकल जाए तो उसके आगे पीछे वाले दांत हैं उस एम्प्टी स्पेस में माइग्रेट होने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से ऑक्लूजन बिगड़ सकता है। जी, जी। तो खाने की जो एफिशिएंसी होती है वो भी कम हो जाती है। और अगर सामने का दांत निकला है तो ऑब्वियसली उसके पेशेंट के कॉन्फिडेंस पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और स्पीच पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी, तो जी। खाने पे मैस्टिकेटरी एफिशिएंसी, स्पीच, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए हम इसे सम्मान और आत्मविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इससे आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी प्रभावित होती है, आपके पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके आत्मविश्वास पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दांतों के स्वास्थ्य को भी उतनी ही गंभीरता से लें। अब मैं डॉक्टर पंकज आपसे समझना चाहूँगी, बारी बारी से इस पर हम बात कर लेते हैं कि पहली बात तो ये कि कौन सी वो परिस्थितियाँ होती हैं। एक तो ये हो कि उम्र के साथ आपके दांत खत्म हो गए, उसके अलावा और कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जब दांत निकालने की स्थिति आ जाती है, और उसके बाद कैसे डिसाइड करें। मैं आगे ये जानूंगी कि इम्प्लांट और ब्रिज, जो हम बात करें डेंचर से, कैसी कैसी परिस्थितियों में होते हैं, वो क्या है, थोड़ा हम और विस्तार से अपने दर्शकों को समझाएंगे। लेकिन दांत निकालने के हालात कब आ जाते हैं? दांत निकालने के हालात मेन 2 कारण हैं जी। एक तो दांत में कोई डिजीज़ लग गया, चाहे वो कैविटी हो गई, चाहे जो उसकी फाउंडेशन है जिस पे दांत टिका हुआ है, बोन लॉस हो गया जिसकी वजह से दांत हिलने लग गया। दूसरा कारण है एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया कि चोट लगी और दांत टूट गया। जी। तो दोनों सूरतों में अगर दांत निकालना पड़ रहा है, अब ट्रॉमा में तो हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी परिस्थिति है, जैसे डॉक्टर राहुल ने बोला कि हर 6 महीने में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अगर आप रेगुलर दिखाएंगे तो इम्प्लांट तक पहुंचेंगे नहीं कभी, क्योंकि पहले ही रोक दिया जाएगा। कैविटी हुई, फिलिंग हो गई और डीप हो गई, रूट कैनाल हो गया। बट अगर आप नज़रअंदाज करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे, तो धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर जो दांत का होता है वो ख़त्म हो जाता है, रॉट हो जाता है, तो गल जाता है। तो जब वो गल जाएगा तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, बेसिकली जो चबाने वाला दांत जिसको बोलते हैं वो बचा ही नहीं, जड़ें रह गई। तो उसको निकाल के हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इम्प्लांट से। दूसरा सूरत में आता है कि जो बोन है, जो आपका हड्डी है जो दांत को पकड़ती है, वो किसी कारण से खराब होने लगी और डॉक्टर को नहीं दिखाया, वो खराब होते होते इतनी खराब हो गई कि दांत पूरा हिलने लगा। जब दांत हिलने लगा तो भी निकालना पड़ेगा। दोनों सूरतों में ही हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, अब जैसे मैंने कहा कि इम्प्लांट क्या होता है, डेंचर क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि डेंचर्स के बारे में तो मुझे लगता है लगभग सभी लोग जानते ही हैं, अब गाँव में भी लोग समझते हैं डेंचर्स क्या होते हैं, और लेकिन बाकी की जो 2 चीज़ें हैं वो क्या है, और मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा सरल भाषा में। ये तीनों ही एक्चुअली डेंचर्स ही कहा जाता है। 2 तरह के डेंचर्स होते हैं, एक तो फिक्स्ड होते हैं। डेंचर मतलब नकली दांत, जो मैं नकली दांत, हाँ, नकली दांत या तो फिक्स्ड होंगे या रिमूवेबल होंगे। रिमूवेबल होते हैं जो एक्रिलिक के डेंचर्स होते हैं, जो निकाल के दोबारा पहन सकते हैं, रात को निकाल के रख लेते हैं, सुबह से दोबारा पहन लेते हैं। फिक्स्ड जो होते हैं, 2 तरह के फिक्स्ड दांत होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स जो हमें क्राउन एंड ब्रिज कहते हैं, और दूसरा होता है डेंटल इम्प्लांट विच इज़ रिस्टोर्ड विद अ क्राउन। तो ये है, तो मतलब ये 3 ही हमारे पास जो माध्यम है जिससे हम एक खोए हुए दांत को रिप्लेस करते हैं। जी जी ठीक है। एक सर हमारे पास सवाल आया है, हमारे दर्शक हैं विपिन, जिन्होंने सागर से सवाल भेजा है और ईमेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों के दांत 40 साल में ही गिर जाते हैं और कुछ लोगों के 70 साल तक नहीं गिरते हैं, ऐसा क्यों सर? 40 में गिरना और 70 में गिरना, इनके सवाल में ही आंसर है कि दांत गिरना उम्र से रिलेटेड नहीं है। जिसके दांत गिर रहे हैं वो उसकी नेग्लिजेंस से गिरते हैं, उसकी लापरवाही से गिरते हैं। हमारे फेस पे झुर्रियाँ आना, बाल सफ़ेद होना, ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। बट दांत गिरना, टूथ लॉस एज रिलेटेड नहीं है, वो हमारी नेग्लिजेंस है, उसकी वजह से है। तो जो नेग्लिजेंस करेगा उसको दांत अगर एक ख़राब हो रहा है, उसको नहीं छेड़ा, अगला ख़राब हो गया, रिप्लेस नहीं कराया, तो टाइम के साथ साथ जो पूरी डेंटिशन होता है, हमारा जबड़ा होता है, उसकी जो इंटीग्रिटी है वो ख़राब हो जाती है। जी जी। वो ख़राब होने से वो एक साइकिल बन जाती है, जिससे धीरे धीरे वक्त के साथ सारे दांत ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जब एक दांत भी गिरे, चाहे पीछे का हो, दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रिप्लेस कराइए। जी डॉक्टर राहुल, अब मैं आती हूँ कि आम तौर पर लोग किसे प्रेफर करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे गांव ग्रामीण के किसान हैं, वो अगर थोड़े बहुत दांत हैं भी तो वो उनका सीधा रहता है कि डॉक्टर साहब ये भी निकाल दो और हमें
डेंचर्स दे दो, नकली दांत दे दो। तो ये क्या मतलब, ये आपको लगता है कि ये सही है? और अभी भी लोग डेंचर्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि ठीक है, जो थोड़े बहुत दांत है वो भी आप निकाल के हमें डेंचर्स दे दो, ये कितना सही है जो लोग इसके लिए खुद डॉक्टर से कहते हैं? नहीं, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कुछ दांत नहीं है तो बाकी दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डेंचर जो होता है, रिमूवेबल डेंचर्स, ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे दांत निकाल के ही डेंचर दिया जाए। जितने दांत नहीं है उसके लिए भी रिमूवेबल डेंचर बन सकता है। सबसे आसान प्रक्रिया तो रिमूवेबल डेंचर है। और अगर कॉस्ट देखी जाए, एक्सेसिबिलिटी देखी जाए, अब पेशेंट अगर कोई गांव में है, वहाँ पे गांव देहात में है, वहाँ पे अगर कोई स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन नहीं है जो इम्प्लांट करते हैं, तो उनके लिए तो सबसे आसान होगा कि वो रिमूवेबल डेंचर करें। जी जी। मतलब आप कुछ भी करिए, बिकॉज अगर कुछ भी दांत नहीं, अगर आपके दांत नहीं है, जैसे आपने भी बताया कि डाइजेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो पाचन शक्ति है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम फूड, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। तो उस हिसाब से रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी रिप्लेसमेंट कराइए, चाहे आप रिमूवेबल डेंचर कराइए, फिक्स ब्रिज कराइए या इम्प्लांट कराइए, हर कोई अपनी एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रख के रिप्लेसमेंट कराते हैं। डॉक्टर पंकज, एक चीज़ हमने ये भी देखा है कि अगर दांत निकल भी जाते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जबड़े का ही इस्तेमाल करते रहते हैं। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है, और वो जबड़े इतने मजबूत और चिकने हो जाते हैं कि उसके बाद कुछ और करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। वही बात हो गई कि उसमें आपने रिप्लेस नहीं कराया, तो बेसिकली धीरे धीरे आप जो आपकी खाने की आदतें हैं, आप धीरे धीरे नरम और सॉफ्ट फूड की तरफ चले जाते हैं। जब दांत ही नहीं है तो आप कोई कड़क चीज़ नहीं खा पाएंगे, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बट आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट जाएंगे जो नरम है, सीधा जाए मुंह में और चला जाए, पेट भरने वाली प्रक्रिया। तो आपको जो डाइट है, जैसे लाइफस्टाइल बोला आपने, जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट चाहिए वो टाइम पे मिलेगी नहीं। नहीं मिलेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको बीमारियां पकड़ेंगी। आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, वो ज़्यादा लेंगे, प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको कई टाइप की जो लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, जैसे शुगर की हो गई, ये हो गई, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो वो किसी तरीके से गलत हो जाता है लंबे समय के लिए। जी, चलिए, इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। और अभी तक आपने ये ज़रूर जान लिया होगा कि ऐसे हालात ना बने कि आपको इम्प्लांट्स या फिर डेंचर्स का सहारा लेना पड़े। अगर आप शुरू से ही अपने दांतों को लेकर सजग रहेंगे, 2 टाइम ब्रश करेंगे, और अगर थोड़ी बहुत कुछ समस्या आती भी है तो डॉक्टर के पास जाए और हर 6 महीने बाद जाए। इसे आप नियम बांध लें। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अगर आपको लगाने की ज़रूरत पड़ ही रही है, मतलब जिन हमने 3 तरीकों के बारे में बताया, तो उसके क्या क्या संकेत है और सावधानी कैसी होनी चाहिए, बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, देखते रहें स्वस्थ के साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान, और आज हम बात कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में। और अभी तक आपने जाना कि किस किस तरह के विकल्प आपके सामने हैं। अगर आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, निकलवाने पड़ते हैं, या पूरे ही दांत डैमेज हो गए किसी वजह से, तो ये ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिसको आपको जहन में रखना होगा। यानी आप इसके बारे में कैसे डिसाइड करें, और कौन कौन सी जांचें हैं जो कि करानी ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए क्या इम्प्लांट सूटेबल है? नहीं। क्या हर व्यक्ति के लिए डेंचर सूटेबल है? बिल्कुल नहीं। क्या हर व्यक्ति के लिए ब्रिज सूटेबल है? नहीं। ये डॉक्टर ही इसके बारे में फैसला कर पाएंगे, और साथ ही कुछ आपको अपने स्तर पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर, मैं यही जानना चाहूँगी कि कैसे डिसाइड करें कि क्या कराने की आवश्यकता है। मतलब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरे इम्प्लांट हो जाए, लेकिन क्या मैं उसके लिए स्वस्थ हूँ?
तो जब भी आप आके अपने दंत चिकित्सक से मिलेंगे, वो आपको आपकी ऑप्शंस बता देंगे कि ये ऑप्शंस हैं। आपका ओरल हाइजीन और आपके मुख को देख के और आपकी उम्र को देख के, उम्र का एक बहुत बड़ा और जनरल सिस्टमिक हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंस है जी। इम्प्लांट अगर कोई भी हम माध्यम अगर चूज़ करते हैं किसी भी मरीज़ के लिए, तो उसकी ओरल हेल्थ कैसी है जी। और उसकी जनरल हेल्थ कैसी है, वो बड़ा ज़रूरी है जानना। जी जी। तो अंत में तो मरीज़ ने ही डिसाइड करना है कि वो क्या चाहता है। तो डॉक्टर तो सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है, और फिर जैसा मरीज़ चाहे फिर उस हिसाब से उसको जो रिप्लेस किया जाता है दांत को। जी डॉक्टर पंकज, कुछ खास जांचें भी क्या होती हैं कि जब भी इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कई हमारे मरीज़ हैं जो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, शुगर है, या फिर माउथ से जुड़ी कुछ और भी समस्याएं चल रही हैं, या कुछ अगर गर्भवती महिलाएं हैं, क्या उन्हें कुछ खास जांचों से भी गुजरना चाहिए? देखें, अगर शुगर है तो कंट्रोल्ड डायबिटिक में इम्प्लांट करना मना नहीं है, बट कंट्रोल डायबिटिक होना चाहिए। जी जी जी। इट हैज़ टू बी कंट्रोल वे में रहना चाहिए लंबी देर तक। दूसरा, गर्भवती महिला में तो हम इम्प्लांट करने के लिए रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि रिप्लेसमेंट उतना नेसेसरी नहीं है। गर्भवती महिला में केवल कोई इमरजेंसी दांत का ट्रीटमेंट होता है, कोई दर्द है, कुछ है तो ही करना है, अदरवाइज तो उसको डिले करा जा सकता है। थर्ड बात होगी कि इम्प्लांट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे चूज़ करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बोन पे देखा जाएगा उसमें हड्डी कितनी है, उसके हिसाब से उसका फैसला लिया जाता है, और सारी ऑप्शंस पेशेंट को दे दी जाती हैं। उसके हिसाब से फाइनल जो वो तो पेशेंट ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या कराना है। जी जी, ठीक है सर। एक हमारे पास और ये सवाल आया है ईमेल, ये हमारे दर्शक है कृष्णा, और कह रहे हैं मेरे दोनों दांतों में बहुत दांतों में दर्द रहता है, और ज़्यादातर तब होता है जब कुछ ठंडा खाता हूँ। तो सर बताना चाहेंगे डॉक्टर राहुल, ये ठंडा खाने की वजह से क्यों दर्द होता है इन्हें? आमतौर पे इन्होंने अपनी उम्र तो नहीं बताई। नहीं सर, उम्र नहीं बताई। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी दांत की जो ऊपरी परत जिसको हम एनामल बोलते हैं, वो अगर घिस जाती है इम्प्रॉपर ब्रशिंग से या सख्त चीज़ खाने से, या कईयों की हैबिट होती है कि दांत चबाते हैं ज़्यादा, जिसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, तब क्या होता है कि दांतों की जो ऊपरी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है एनामल, वो घिस जाती है, तो अंडरलाइंग जो डेंटिन होती है वो एक्सपोज हो जाता है। तो जब वो एक्सपोज हो जाती हैं तो वो फिर उससे कुछ भी ठंडा गर्म खाएं तो वो लगता है दांतों में। तो इनके लिए जो मैं एडवाइस करूंगा कि अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक को जाके ज़रूर दिखाएं, और कई बार कैविटी भी हो सकती है किसी दांत में, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी है, तो उसको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द जाके दिखाएं, और ताकि इनका उपचार कम से कम उसमें हो जाएगा। जी जी। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम डेंटल इम्प्लांट की बात करते हैं, तो उससे पहले हमारे वो जो दर्शक हैं जिन्हें कई बार कॉन्फिडेंस की भी कमी आती है, क्या इससे चेहरे की जो संरचना है, क्या उससे भी कोई प्रभाव पड़ता है? क्योंकि दांत टूटने के बाद तो हमें पता है कि अगर सामने के दांत गए या फिर आपके दांत पूरे क्षतिग्रस्त हो गए तो एक चेहरे का जो लुक है वो बिगड़ जाता है। जब इम्प्लांट कराते हैं तब भी क्या इस पर कोई प्रभाव होता है? इम्प्लांट कराने से तो जो खराब हो रहा है उसको हम ठीक कर देंगे रादर, क्योंकि आपने उसको रिप्लेस मतलब किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता? बदलाव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही जाएगा, अच्छे के लिए ही बदलाव आएगा, नेगेटिव नहीं आता। जी बिल्कुल। तो चलिए, अब अगर आपके भी कोई और सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। आज हम बता रहे हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में, और ये किस तरह से किया जाता है, कैसे कैसे हमारे जो चिकित्सक हैं वो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, और उसी के बाद ही अंतिम निर्णय तो आपका ही होता है। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेंटल इम्प्लांट को लेकर या फिर ओरल हेल्थ को लेकर अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है, और साथ ही जो लोग जानते भी हैं कहीं ना कहीं कॉस्ट एक बड़ा मसला रहता है। तो ये कितना एक्सपेंसिव होता है, और क्या इसे मतलब आम व्यक्ति इसे अपना सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि कॉस्ट क्या है, क्योंकि कॉस्ट का मल्टी फैक्टोरियल है कि कॉस्ट की सबसे ज़रूरी तो आजकल ना सैकड़ों कंपनियां हैं इम्प्लांट्स की, और इम्प्लांट कौन सा है, ब्रांड बहुत डिपेंड करता है। कॉस्ट का, ब्रांड का कॉस्ट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है। उसके अलावा जो सर्जन है उनकी काबिलियत, उनका एक्सपीरियंस, ये भी काफ़ी हद तक मायने रखता है कॉस्ट में। जी। अगर देखा जाए तो आमतौर पे 25,000 से लेकर अपर लिमिट तो
कह सकते हैं 70-80 हज़ार डॉक्टर साहब, तब तक काम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जो आमतौर पे जो रेंज है। इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं जिसमें बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़े या साइनस लिफ्ट की ज़रूरत पड़े, एक जो अगर ऊपर का दांत है तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। जी, अब सिर्फ जानना चाहूँगी कि इम्प्लांट लगवाने के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या ये बिल्कुल आपके जो नेचुरल दांत हैं उसी की तरह ही ये काम करेंगे या फिर कुछ और विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है? हमारे कुछ जो दर्शक हैं उन्हें आम तौर पर लोगों कुछ ऐसे मादक पदार्थों का भी सेवन करने की लत रहती है जो कि किसी भी तरह से सही नहीं, ना आपके दांतों के लिए ना ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन अगर इम्प्लांटेड जो दांत हैं उन पर किस तरह का प्रभाव रहता है? देखिए, एक आर्टिफिशियल चीज़ है हड्डी के अंदर, तो ध्यान तो रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप नेचुरल का रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रखना है। अब आपका दांत का लॉस हुआ है कीड़ा लगने के कारण, कैविटी लगने के कारण, जो भी कारण से हुआ है, तो नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं रही। जी जी। तो आपको सावधानी और रखनी है कि उसको आपको जो ब्रशिंग बोलते हैं हम कि 2 बार ब्रश करें, सोने से पहले जरूर करें, वो मैंडेटरी हो जाता है। जी जी। ब्रशिंग ट्वाइस बिकम्स मैंडेटरी अगर आपने इम्प्लांट लगाया है या कोई माउथ में कोई क्राउन भी लगाया है, एक सिंपल रूट कनाल करा के कैप भी लगाया है, तो भी ब्रशिंग ट्वाइस जी जी मैंडेटरी हो जाता है। करने को तो सबको करना है, बट उसके लिए तो मैंडेटरी हो जाता है। और दूसरी बात रही कि और क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। कई चीज़ें बिल्कुल मना हो जाती हैं। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा। आप स्मोक करेंगे तो बोन लॉस होगा, वक्त के साथ इम्प्लांट फेल हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लांट बोन के अंदर है। जी। जब आप स्मोक करते हैं तो धीरे धीरे बोन लॉस होगा इम्प्लांट के चारों तरफ से, और इम्प्लांट जिसमें टिका हुआ है उसी का लॉस हो जाएगा, तो इम्प्लांट भी बिल्कुल। और स्मोक तो किसी भी हालात में बेहतर नहीं है, किसी भी बिल्कुल में बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। इसमें तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, रिलेटिव नहीं है। जी जी। नेचुरल दांत है, जो कुदरत के दिए हुए दांत है, उसमें रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया फॉर डेंटल हेल्थ। लंग्स और फेफड़े वगैरह के लिए तो डेफिनेटली, जैसे आपने बोला, बिल्कुल भी। डॉक्टर राहुल, क्या ये इम्प्लांट करने के बाद क्या ये फेल भी हो सकते हैं? फेल होने की स्थितियाँ क्या होती हैं? क्या ये निकल भी सकते हैं? अगर देखिए, इम्प्लांट शुरुआत में अगर अच्छी तरह सर्जरी करी जाए, अच्छा इम्प्लांट यूज़ करा जाए, अगर और वो ऑस्टियो इंटीग्रेट हो गया, आपकी हड्डी के साथ जुड़ गया है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। आमतौर पर एवरेज तो आप ये देखिए 10 साल तो वारंटी इम्प्लांट कंपनीज ही देती हैं। अच्छा। अच्छी इम्प्लांट कंपनीज 10 साल की वारंटी देती हैं इम्प्लांट के लिए। उसके अलावा जहाँ तक हमने देखा गया है 20-25 साल तक इम्प्लांट, अगर ओरल हेल्थ अच्छी है, कोई हैबिट नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जी जी। और अगर उसको, मैं तो कहूँगा कि डेंटल इम्प्लांट को एक नेचुरल टूथ से भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और हम सालाना जैसे सालाना 2 बार हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को विजिट करने के लिए दंत चिकित्सक को। तो इम्प्लांट के केस में तो हम कहेंगे कि हर चौथे महीने जाके ज़रूर दिखाइए। अच्छा, ज़रूर। ये ठीक है सर। एक हमारे पास और सवाल आया है, और ये हमारे साथ हमारे जो दर्शक है मनीष यादव, इन्होंने सवाल भेजा है। डेंटल इम्प्लांट का उपयोग आमतौर पर टूटे हुए दांत या फिर ऐसे दांतों के बदले किया जाता है। मतलब यही जान रहे हैं कि डेंटल इम्प्लांट तो टूटे हुए दांतों के लिए ही किया जाए या फिर कुछ और भी स्थितियों में भी हमें डेंटल इम्प्लांट सजेस्ट किया जाता है सर? नहीं, टूटे हुए दांत, अगर पूरा दांत टूट के निकल गया है, या उसको निकालना पड़ा है, तभी उसको उसकी जगह डेंटल इम्प्लांट लगता है। एक तरीके से पूरा नया दांत, आप पूरा नया दांत जड़ समेत। जी जी, जड़ समेत। वो कहते हैं कि नेचुरल टूथ इज द बेस्ट इम्प्लांट। जी बिल्कुल। अभी तो आजकल हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि अगर किसी को अगर इम्प्लांट कराने की क्षमता अभी नहीं भी है या कुछ और रिप्लेस, तो वो दांत ना निकलवाए। क्योंकि आप ये देखिए, इम्प्लांट करने के लिए हड्डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अच्छी क्वालिटी और अच्छी वॉल्यूम बोन का नहीं होगा तो इम्प्लांट करना मुश्किल है। हो तो जाएगा लेकिन मुश्किल है, फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, बोन ग्राफ्ट करना पड़ेगा और सर्जरी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, एक्सटेंसिव हो जाएगी। जी जी। अच्छा सर, क्या ये बहुत दर्दनाक होती है, मतलब इम्प्लांट कराना या फिर जो भी हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, ये कितना पेनफुल रहता है? क्योंकि जब दांतों की हेल्थ की बात की जाती है तो कहते हैं दुनिया का जो सबसे ज़्यादा दर्द जो एक होती है वो दांतों का दर्द भी उन्हीं में से एक होता है।
और जब हम तो सर्जरी तक जा रहे हैं, वो भी आपके माउथ के अंदर बिल्कुल, तो ये कितना मतलब कितनी गंभीर सर्जरी होती है। इससे भी लोग बहुत डरते हैं, मुझे लगता है इसलिए भी डिले करते हैं। सही बोले आप, लेकिन दांत का जो दर्द है वो तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो दर्द पल्पाइटिस की वजह से होता है। जो दांत में जो पल्प होता है हमारा, जो तीसरी परत है, वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो प्रेशर कुकर जैसा बन जाता है, तो उतना पेन होता है जैसे बर्दाश्त के बाहर होता है। बट इम्प्लांट, जो डेंटल इम्प्लांट है, वो एक रिलेटिवली एक नॉर्मल सर्जरी है, एक माइनर सर्जरी से मान लें आप, तो वो एक दांत निकालने जैसे है, तो उसमें कोई खास बहुत ज़्यादा या बहुत लंबी देर तक पेन नहीं रहता। आप शुरू में 3 दिन पेन किलर्स में रहते हैं और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है जी। लेकिन जो दांत का पेन है, वो जब नेचुरल दांत है, उसमें कैविटी लग गई, एक्सपोज हो गया है, तो वो पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ रहे हुए कि दांत के दर्द से वो कितना घबराते हैं, और बड़े बड़े लोगों ने भी बताया कि मुझे मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि ओबामा जी ने भी एक बार कहा था कि सबसे ज़्यादा डर उन्हें दांतों के ट्रीटमेंट से लगता है। तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये इसीलिए डॉक्टर की उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी कुछ हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, इसे इग्नोर ना करें और उस स्थिति तक ना पहुँचे कि इतना दर्द आपको झेलना पड़े। फिलहाल हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि चलिए आपने सर्जरी करा ली, डेंटल इम्प्लांट करा लिया, डेंचर लगवाई, जो भी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया, लेकिन उसके बाद सामान्य जीवन जीने में कितना समय लगता है, क्योंकि ये सीधा आपका मुंह है जहाँ से पानी भी पीना है, बोलना भी है और खाना भी है। तो क्या इससे आपका जीवन प्रभावित होता है और कितने दिनों में आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम डेंटल इम्प्लांट के बारे में बात करें, साथ ही ओरल हेल्थ पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और आगे बढ़े उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं जिनका हमारे पास ये सवाल आया है, ईमेल आया है। तो राकेश राठौर है सर, इनकी उम्र है सिर्फ 24 साल और ये कहते हैं कि मेरे दांतों में कुछ मीठा खाने पर बहुत तेज़ दर्द होता है और उन्हें पेरिया की भी प्रॉब्लम थी, बहुत पायरिया की भी प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से स्वेलिंग भी रहती है। बाद में थोड़ा बहुत दांत ठीक भी हो गया, लेकिन उसके बाद दांतों में दर्द रहता है और ब्रश के टाइम ब्लड भी निकलता है। सर आप बताना चाहेंगे? तो जैसा उन्होंने कहा कि एकदम से शूटिंग पेन होता है, तो वो हो सकता है कि कैविटी हो दांत में जी, या दांत कहीं से। 24 साल की उम्र है सर इनके। हाँ, तो आम है कैविटी, तो 6 साल के बच्चे में भी लग जाती हैं, तो वो कोई बात नहीं है। और दूसरा इन्होंने बोला कि ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग गम्स क्यों होते हैं? बिकॉज वो ये पायरिया की शुरुआत है, जिंजिवाइटिस, या जैसे इन्होंने बताया कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो क्या होता है कि जब अच्छी तरह ब्रश नहीं किया जाता और दंत चिकित्सक को रेगुलर दिखाया ना जाए, तो क्या होता है कि हमारे मसूड़ों के आसपास टाटर जम जाता है। तो ये सख्त परत होती है, जो प्लाक, जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद ना एक प्लाक डिपॉजिट शुरू हो जाता है ब्रशिंग के एग्जैक्टली मतलब एकदम बाद से ही। तो अगर प्रॉपर ब्रशिंग ना करी जाए तो ओवर टाइम ये प्लाक जो है हार्डन हो जाता है। हाँ। तो वो फिर कितनी भी ब्रशिंग करिए वो साफ नहीं होगा। तो जब वो हार्डन हो जाता है तो उसकी वजह से आसपास, क्योंकि वो माइक्रोबियल फिल्म होती है, मतलब मसूड़े में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह में, तो वो एक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। जी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दांतों की सफाई कराएं, एक बार जाके ज़रूर दिखाएं, और वो जो भी परेशानी अगर वो क्लीनिंग के लिए एडवाइस करते हैं तो दांतों की सफाई ज़रूर कराएं। और उसके बाद जो कैविटी है उसका भी निदान बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, अब ये बताएं, हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने अपने पिताजी के लिए पूछा है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और मनोज कुमार नाम है। इनके फादर की उम्र 70 साल है। उनके जाड़ में 3 दिन पहले दर्द हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्हें एक नई समस्या शुरू हो गई है। कहते हैं आधे सर में फफोले हो रहे हैं। तो क्या ये उस दर्द की वजह से फफोले से हो गया सर में? अच्छा। तो उनको लग रहा है कि कहीं ये दांत का कुछ प्रभाव तो नहीं है? नहीं, दांत का इससे
कोई रिलेशन नहीं है। दांत का दर्द और वो वैसे सुपर इम्पोज हो गए हैं, बट उसका इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। और जैसे कि दांत में दर्द था लेकिन अभी ठीक है, लेकिन तब भी इन्हें मुझे लगता है दिखा लेना चाहिए अगर इस तरह की समस्या। बिल्कुल, दांत में दर्द है, अभी कम हो गया है, लेकिन दर्द हुआ है मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है। तो नियरेस्ट जो आपके दंत चिकित्सक हैं उसके पास जाके डेफिनेटली चेक कराएं जी, ताकि आप डेंटल इम्प्लांट तक नहीं पहुंचे। जी जी डॉक्टर राहुल, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि ठीक है आपने डेंटल इम्प्लांट करा लिया या फिर जो भी विधि आपने अपनाई, उसके बाद एक सामान्य जीवन जीने में कितना समय लगता है? मतलब अगर बॉडी के किसी और पार्ट में कोई सर्जरी होती कुछ होती है तो वो आप रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इट्स अबाउट योर माउथ, तो ये कितना समय लगता है क्या? उसके बाद एक बिल्कुल इस्तेमाल करने की स्थिति में कब आता है? देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक मल्टी स्टेज प्रोसीजर है। उसमें क्या होता है कि जब पहले तो पेशेंट का फिटनेस देखा जाता है कि वो इम्प्लांट के लिए फिट है कि नहीं, उसका जो माउथ है, उसकी जो बोन है, हेल्दी बोन अवेलेबल है या नहीं। और जब इम्प्लांट सर्जरी करी जाती है तो उसके बाद इम्प्लांट को हड्डी के साथ जुड़ने में, जिसको ऑसियो इंटीग्रेशन कहा जाता है, 3 से 4 महीने लगते हैं। तो ऊपर जो क्राउन लगता है वो 3 से 4 महीने के बाद ही लगता है। आजकल इमीडिएट प्लेसमेंट, इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स भी आ रहे हैं, बट आमतौर पे जो जनरली जो स्टैंडर्ड 80% जो केसेस में जो 3 से 4 महीने लगते हैं, जो इम्प्लांट ऑसियो इंटीग्रेट हो जाता है उसके बाद ही उसके ऊपर क्राउन लगता है। उसके बाद चबाना शुरू कर सकते हैं। जी 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 डॉक्टर, जी सर कुछ और बोलना चाह रहे हैं इस पर? जी डॉक्टर पंकज, अब हम जब नई तकनीकों की बात करते हैं तो ये इससे कितना सुगम हो गया है? क्योंकि हमने देखा है कि डेंटल के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की हो रही है और नई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले से अब में ये कितनी सुरक्षित और कितने कम समय में और कितने आसान हो गई है? देखिए, इम्प्लांट करना तो उतना ही बहुत ही आसान प्रोसीजर है। जितना दांत निकालना आसान है वैसे ही दांत लगाना, इम्प्लांट करना आसान है। बट वही बात आ जाती है कि जो बोन है जिसमें इम्प्लांट कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, वॉल्यूम और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है जिससे हम उसको इमीडिएट लोड कर सकते हैं या समय रुकना है। अगर बोन की डेंसिटी जिसको बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ बोन D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, जो साइंटिफिक हो जाती है बात कि उसकी बेसिकली स्ट्रेंथ कितनी है। अगर अच्छी स्ट्रेंथ है तो इमीडिएट लोडिंग भी आजकल संभव है कि हमने आज इम्प्लांट किया और साथ साथ ही उसको इमीडिएट लोड किया। नहीं तो उसके लिए हमें उसको ऑसियो इंटीग्रेशन, जैसे हमने पहले वीडियो चला के दिखाया था कि इम्प्लांट बोन में डालने के बाद वो बोन के साथ चिपकता है, वो नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि टाइटेनियम बोन के साथ चिपकता है नेचुरली। तो हम उसको छोड़ देते हैं 2 से 3 महीना, डिपेंडिंग ऑन ऊपर का जबड़ा है या नीचे का जबड़ा है, उसके बाद ही उसको लोड करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अभी तक हमने इम्प्लांट पर काफ़ी सारी बातें जानी, काफ़ी सारी बातों पर हमने चर्चा की, हमने सावधानियों के बारे में बात की। अब सर मैं एक बहुत ही आम सवाल है और मैं हर एक विषय पर जब बात करती हूँ तो उस पर ज़रूर जाती हूँ, भ्रांतियाँ। कि अक्सर लोग जब डेंटल इम्प्लांट की या फिर जो भी इसे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कई तरह की भ्रांतियां भी इससे जुड़ी रहती हैं और कुछ डर भी रहती है, आशंकाएं भी रहती है। तो सर आमतौर पर आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो उनकी क्या डर रहते हैं, क्या आप बताते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट अपने रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं दांत के लिए। बहुत कम मरीज़ होते हैं जिनको इम्प्लांट के बारे में पता होता है और अगर काफ़ी नॉलेजेबल हैं, उनको अवेयर हैं, तब उनको इम्प्लांट के बारे में पता होता है। वो डायरेक्टली आके कहते हैं मुझे इम्प्लांट लगवाना है। तो और सर्जरी, इम्प्लांट एक सर्जरी है जी। तो सर्जरी का तो एक हमेशा डर हर मरीज़ के मन में रहता ही है। तो एक बस वही है उनको। और कॉस्ट एक ज़रूर कंसर्न हो सकता है कुछ पेशेंट्स के लिए, वो भी है। वो समझते हैं कि बहुत 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 महंगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अफोर्डेबल भी होता है। जैसे मैंने बताया, इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कोई भी हम सर्जरी होती है, मेडिकल सर्जरी, डेंटल सर्जरी, इम्प्लांट सर्जरी भी उतनी ही सक्सेसफुल है जैसे कोई मेडिकल सर्जरी सक्सेसफुल है। पेशेंट का कंसर्न इसमें यही रहता है कि कहीं जो फेलियर है 2%, 3%, 97% सक्सेस रेट है कि जैसे कोई भी सर्जरी, तो वो 2% में मैं ना आ जाऊँ। तो इतना पैसा भी खर्च फेलियर की वजह क्या क्या रहती है आमतौर पर? मतलब ये फेलियर की वजह देयर अनएक्सप्लेन्ड रीजंस या फिर कई अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर तो रहते ही हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि प्लानिंग ठीक नहीं हुई डॉक्टर की तरफ से, कुछ उधर से भी नहीं है कि हमें उधर से पेशेंट ने कोई चीज़ नहीं बताई, शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, जांच में नहीं हुआ,
तो कई फैक्टर्स हैं और एक कुछ अनदेखे फैक्टर भी रहते हैं कि बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फॉरेन बॉडी है नहीं एक्सेप्ट हुआ। बट वही मैं उसके साथ साथ यही बोल रहा हूँ कि उसकी एक्सेप्टेंस इम्प्लांट की उतनी ही है जितनी, जैसे जो सक्सेस रेट बोलूँगा सॉरी, उतना ही है जितना कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर का होता है। जी डॉक्टर राहुल, जैसे कि इम्प्लांट फेलियर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें फेलियर किस किस स्तर के होते हैं? मतलब क्या किसी एक इम्प्लांट, एक दांत में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्या उसे फिर रिप्लेस करने की भी आवश्यकता होती है? उसमें मतलब मैं ये कहूँगी कि ओवर द पीरियड जो एक डेप्रिसिएशन होता है या फिर जो दांतों का घिसना होता है या जो भी है, तो उसमें क्या फिर उनको उसको ठीक कराने की आवश्यकता रहती है इम्प्लांट को? जी जी, इम्प्लांट देखिए, अगर आमतौर पे अच्छी तरह किया हुआ इम्प्लांट और अच्छा क्वालिटी का इम्प्लांट अगर किया गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी बताया 20-25 साल तक आमतौर पे चलता है इम्प्लांट, और 10 साल तो वारंटी कंपनीज ही देती हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी। हाँ, जो ऊपर क्राउन है वो हो सकता है कि 10 साल बाद रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऊपर की उसकी जो परत है घिस जाती है जी। बट लेकिन जो इम्प्लांट है अगर अच्छी तरह करा हुआ है और पेशेंट उसको मेंटेन कर रहा है, इसमें ना मरीज़ का बहुत, सर्जन ने तो करके भेज दिया आपको, उसके मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस जिम्मेदारी मरीज़ की है। तो जब तो उसको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इम्प्लांट को नेचुरल टूथ से भी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इम्प्लांट के आसपास ना पेरी इम्प्लांटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, प्लाक और कैलकुलस डिपॉजिट्स जैसे नेचुरल टूथ पे होते हैं वैसे इम्प्लांट पे भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दंत चिकित्सक को रेगुलर जाके दिखाइए और उसको मतलब नेचुरल टूथ से भी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मरीज़ ये कर पा रहा है तो उसकी लॉन्जिविटी काफ़ी सालों तक रहेगी। जी जी। अब सर आते हैं बहुत ही जो बेसिक सवाल होते हैं ओरल हेल्थ पर आते हैं, क्योंकि अब तो हम इम्प्लांट पे काफ़ी सारी बातें जान गए हैं और हमारे दर्शकों को भी पता चल गया है, उनकी भ्रांतियां भी कुछ दूर हुई होंगी। लेकिन हमारा मकसद होता है कि दर्शकों को, अपने देशवासियों को जागरूक करें, सतर्क करें, और जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब डेंटल हेल्थ पर, ओरल हेल्थ पर भी बात कर लेते हैं। तो सर आमतौर पर किन बातों का सजेशन आप देना चाहेंगे ब्रशिंग को लेकर, मसूड़ों की सेहत को लेकर, और कुछ जो चीज़ें सेवन नहीं करनी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए और दांतों की सेहत के लिए भी बेहतर नहीं है? देखिए, ब्रशिंग तो 2 बार मैंडेटरी है। अगर आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं, सफाई रख रहे हैं, वो ज़रूरी है। दूसरा जो हम बोलते हैं कि हर साल में या 6 महीने में अपने जो दंत चिकित्सक है उसके पास जाना है, क्लीनिंग कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो टार्टर और प्लाक, कैलकुलस डिपॉजिट होता है, जो जम जाता है, जिस पे बैक्टीरिया पनपता है, जिसकी वजह से मसूड़े ख़राब होते हैं, उसको रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसको नज़रअंदाज करने से बहुत नुकसान होता है, लंबे समय में होता स्लोली है। जो ये प्रॉब्लम है इसमें पेन नहीं होता, पेशेंट को किसी को पेन नहीं होता, लेकिन वो जो उसका डिटोरेशन है वो स्लोली धीरे धीरे चलता रहता है। और जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिटोरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना हमारे पास फिर बोन बच जाता है इम्प्लांट करने के लिए, ना वो दांत को रोक सकते हैं। जो हम देखते हैं कि दांत हिलने लग गया, जैसे हम बात करते हैं आमतौर पे कि 60 साल का आदमी हो गया, 70 साल के हो गए, दांत हिलने लगे, वो हमारी नज़रअंदाजी की वजह से हिलने लगते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपको अपने दांत की क्लीनिंग टाइम पे करानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब एक सवाल आया सर, गौरव भारद्वाज है हमारे दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। ये कह रहे हैं डेंटल इम्प्लांट प्रक्रिया में कितना समय लगता है? डॉक्टर राहुल क्या बताना चाहेंगे? हालांकि आपने बता दिया, लेकिन क्योंकि सवाल आया तो एक बार फिर से रिपीट कर दें। जैसे मैंने बताया कि मल्टी स्टेज प्रोसीजर है। जो इम्प्लांट सर्जरी है वो तो आप समझ लीजिए आधे घंटे का काम होता है अगर सिंगल टूथ इम्प्लांट है जी। उसके बाद 2 से 3 महीने या कुछ केसेस में 4 महीने तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद उसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं, तो 1 या 2 हफ्ते और लगते हैं कि जब आपको फाइनल क्राउन दिया जाता है उस इम्प्लांट के ऊपर। जी जी। तो यही समय लगता है। चलिए, इसी के साथ ही यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे। ओरल हेल्थ, डेंटल इम्प्लांट के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें स्वस्थ किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण।
देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वस्थ किसान में। आज हम डेंटल इम्प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं और अब इस भाग में हम बात करेंगे कि हाइजीन कैसे मेंटेन की जाए, ब्रश कैसे किया जाए, टूथपेस्ट का आप चुनाव कैसे करें, किन किन चीज़ों से आप अपने दांतों को ना मांझें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। उसको लेकर भी कुछ जो हम पारंपरिक तरीके हैं उनको अपनाते रहते हैं और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी है। तो सर यहीं पर अब मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी कि ब्रशिंग का एक सही तरीका क्या है। 2 बार तो हमें करना चाहिए, इसके अलावा कैसा ब्रश होना चाहिए, इसका चुनाव कैसे करें? देखिए, ब्रशिंग के बारे में ये कहूँगा मैं, दिन में 2 बार, हर बार 2 मिनट, हर बार कम से कम 2 मिनट ब्रश करना है। और कई बार मैं देखता हूँ पेशेंट्स बहुत विगरसली बहुत जोर से ब्रश करते हैं, तेज करते हैं। वैसा नहीं करना है। तो ब्रश का चुनाव बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए और सॉफ्ट ब्रश हो उसको और जेंटली यूज़ करना है। सर्कुलर मोशन में 1 से 2 दांत लेके पकड़ के हर जो हिस्सा दांत का मुंह में आपको दिख रहा है सामने शीशे में खड़े होके देख के ब्रश करिए। ये बहुत ज़रूरी है। जेंटल थॉरो ब्रशिंग विद अ सॉफ्ट ब्रश 2 मिनट 2 बार बिल्कुल। और सर इसके बाद जब हम देखते हैं कई बार लोग मीठे का भी सेवन करते हैं तो अब सिर्फ 2 बार अपने ब्रश का इंतज़ार करते हैं। तो कई बार लोग आते हैं कि 2 बार ब्रश करने के बाद भी हमें कैविटीज़ हो गई, वो क्या वजह हो सकती है? आप ये देखिए ना, 2 मिनट 2 बार मतलब 24 घंटे में 4 मिनट आप ब्रश कर रहे हैं, लेकिन खाते हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चरते रहते हैं। तो मैं ये ज़रूर एडवाइस करूंगा, ब्रशिंग ट्वाइस डेली तो है ही, हर वक्त पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो ब्रश लेके हाथ में जेब में रख के सब घूमें, लेकिन कुछ भी खाएं तो कुल्ला ज़रूर कर लें, ताकि कुछ भी जो भी डिपॉजिट है हम खाते हैं तो आसपास दांत के जम जाता है, तो वो जमा ना रहे। वो जमा रहेगा तो फिर उससे वो बैक्टीरिया को इन्वाइट करेगा, बैक्टीरिया हम ओवरग्रो करेंगे, फिर कैविटी भी होगा, गम डिजीज भी होगा और इन्हीं कारणों से फिर सब्सिक्वेंटली टूथ लॉस होता है। जी, एक हमारे पास ईमेल आया है और एक माँ का सवाल है ये। इनका कहना है, माई चाइल्ड इज 12 years old and his teeth are very yellowish with bad breathing. सर इन दांतों में पीलापन है, बच्चे के 12 साल के दांतों में बदबू भी है और इनका कहना है कि इन्हें भी ऐसी कुछ समस्या आ रही हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पीलापन वही है, पीलापन जो दांत में डिपॉजिट जो जम जाता है वो जब कैलकुलस बोलते हैं हम उसको पीला दिखता है वो रंग में, तो उसको क्लीनिंग कराएंगे तो वो पीलापन चला जाएगा, दांत साफ़ हो जाएंगे। अगर इसको रख के रखेंगे तो जो दांत की मसूड़ा है गम डिजीज़ हो जाता है, जिसको एक लेमन टर्मिनोलॉजी में पायरिया के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे वो बोन को भी ख़राब करता है, गम को भी ख़राब करता है। तो पीलापन जमने का कारण ये है कि बच्चा जो 12 साल का बच्चा है उसकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ब्रश को सर्कुलर मोशन में 2 मिनट के लिए दिन में 2 बार करना है, प्रॉपर ब्रशिंग करना है। लेकिन अभी जो पीला जम चुका है उसके लिए डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास जाके दिखा के एक बार उनको क्लीनिंग करानी पड़ेगी। सर बच्चों के साथ एक ये भी समस्या होती है कि जो अंदर के दांत होते हैं वो उतने अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं और वही समस्या शुरू होती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ब्रशिंग ही मंत्र है, करना ब्रशिंग ही है। टाइम दे के ब्रशिंग करना है, टेक्निक समझ के, जो नज़दीकी डेंटिस्ट है उसके पास जाके टेक्निक समझ, और बच्चों को भी डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाए डेंटिस्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा सर, अब आपके पास मैं आना चाहूँगी कि जो हम बात करते हैं, तो ब्रश के चुनाव के बारे में आपने भी बताया कि खाना कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। इसके साथ ही टूथपेस्ट का जो कैसे चुनाव किया जाए, कुछ पारंपरिक तरीके भी जो है गांव देहात में आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ही पता है राख वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाता है, या फिर दातून है, दातून इस्तेमाल करें, लेकिन उसके पीछे भी डॉक्टर बताते हैं कि सही प्रक्रिया क्या है। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में तो दर्शकों को बताइए। नीम का दातून जैसे गाँव देहात में यूज़ करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन बट उसको तरीके से यूज़ करें। ऑब्वियसली वो उसको नरम हो जाए तब उसको वो करें, नहीं तो वो आपके दांत को एब्रेड करेगा। और ब्रश मैंने जैसे बताया कि सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए। जहाँ तक कि टूथपेस्ट की बात आती है, टूथपेस्ट हमें ना फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। आजकल मार्केट में आम अवेलेबल है जिसमें 1000 ppm फ्लोराइड होता है। वो एडल्ट्स के लिए, मतलब लाइक नॉट एडल्ट्स, मतलब 8 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको 1000 ppm का टूथपेस्ट रिकमेंडेड होता है।
जी। और जो उससे कम उम्र के हैं उनके लिए आधी मात्रा में, 4 से 8 साल के बच्चे हैं वो 500 ppm जो पीडियाट्रिक बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट होता है वो अलग होता है, तो वो यूज़ करें। जी। नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ना यूज़ करें। और टूथपेस्ट का ना बहुत ही लिमिटेड रोल है, इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं बनाना। ये भी सर कि बहुत ज़्यादा भर के टूथपेस्ट ना टूथपेस्ट का बहुत लिमिटेड रोल है। मेन रोल जो है कि आपको जो प्लाक को डिसरप्ट करना है, आपको ब्रशिंग से, वो मैकेनिकल ब्रशिंग से आप आराम से कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट का इतना रोल नहीं है कि आप बहुत महंगा टूथपेस्ट यूज़ करिए, ये भी मैं भ्रांति वो करना चाहूँगा कि महंगा टूथपेस्ट है तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कुछ कंडीशंस के लिए, जैसे मैंने बताया दांत घिस जाते हैं तो उसके जो इनामल की जो परत चली जाती है, तो उन केसेस में कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं जो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है, उनको हमेशा के लिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल टूथपेस्ट, और उनकी आवश्यकता भी उतनी नहीं है जैसे कि आप बता रहे हैं। सर अंत में डॉक्टर पंकज, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को क्लोजिंग नोट्स में आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि ये तो बात होगी कि टूथपेस्ट कैसा हो, ब्रश कैसा हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत हमारे दर्शक जो हैं वो टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, फ्लास्किंग करते हैं। इसके बारे में थोड़ा चलते चलते बताएं कि वहाँ पर भी कितना सावधान रहने की आवश्यकता है और कैसे कैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें हमारे दांतों में। टूथपिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर दांत के बीच में खाना फंसता है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, वही बताएंगे क्यों फंस रहा है, क्या कारण है और उसका क्या समाधान है, उसको लेके चलना है। और डेंटल फ्लॉस करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो दांतों के बीच में जहाँ पे हमारे ब्रश के ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे वो पहुँच जाता है। तो डेंटल फ्लॉसिंग की हैबिट डालेंगे तो दांतों में, जैसे आपका एक सवाल था कि 2 बार ब्रश करने के बाद भी कैविटीज़ हो रही हैं, जी। तो वो अगर फ्लॉस कर रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ब्रिस्टल्स हर जगह नहीं पहुँच पाते, जहाँ टाइट कॉन्टैक्ट्स हो गए वहाँ नहीं पहुँच गए, फ्लॉस उसको कवर कर लेता है। बाकी क्लोजिंग स्टेटमेंट में जी बिल्कुल दांतों का ख्याल रखें, इम्प्लांट तक ना पहुंचे। जी बिल्कुल 100 बातों की एक बात है जो कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी में अगर आप दांतों का शुरुआत से ही ख्याल रखेंगे, 2 बार ब्रश करेंगे, खाना फंसता है तो डॉक्टर के पास जाएं कि क्यों फंस रहा है, वो उसका समाधान बताएंगे, और अगर इम्प्लांट की आवश्यकता बनती भी है तो उसके बाद भी पूरा ख्याल रखें। ऐसे चीज़ों का सेवन ना करें जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और दांतों की हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को आज के विषय के बारे में इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। और हमें पूरी आशा है कि हमारे दर्शक जिन्होंने आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखा है, उन बातों का गांठ बांधेंगे और अपने दांतों का पूरा ख्याल रखेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ, जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को जिएंगे। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर हम स्वस्थ किसान लेकर आएँ या फिर कोई सवाल भी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, swasthkisanlive2024@gmail.com। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े, जहां पर आप स्वस्थ किसान के अलावा अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल आप जो स्क्रीन पर ये QR कोड देख रहे हैं, इसे तुरंत स्कैन कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ें। और इसी के साथ ही एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी कि अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं और तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और आगे भी कार्यक्रम जारी रहेंगे। यहाँ दीजिए इजाज़त, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।